गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे दोस्तों, आप लोगों ने कई सारे कमेंट करके, कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप करके एक दो क्वेश्चन पूछा है मुझसे, कुछ क्वेरी पूछा है। एक बच्ची लिखती है कि मैडम, नील में बेस्ट नील कौन है? बेस्ट नील कौन है? तो आपको मैंने शायद ब्लूइंग वाला नहीं पढ़ाया है चैप्टर, पढ़ा दूंगी। सभी नील में कई सारे उसमें ऑप्शन है। इंडिगो भी है, अल्ट्रामेराइन भी है, पर्शियन ब्लू भी है और एनिलिन नील भी है। कितने प्रकार के? 4 आपके ऑप्शंस हैं। तो करना क्या है, अब आप ये देखो एक एक। मैंने पहले कहा ना, कंसेप्ट से रखो। आप लोग कंसेप्ट नहीं रखते हो बेटा, सबसे बड़ी बात है, खाली रटते हो। और रटने वाला बच्चा कभी भी मैं नहीं समझती हूँ कि सफल हो पाएगा। रटो मत, कंसेप्ट को क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करो। जैसे एक कहानी के माध्यम से आपको बताती हूँ। एक तोता था और वो साधु जी के कुटिया में रहता था। साधु जी उसको सिखाते थे तोता को कि तू जंगल में जाएगा उड़ने के लिए, वहाँ शिकारी आएगा, दाना डालेगा, पर उसे फंसना नहीं। तोता रट लिया। क्या रटा? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना है। रोज तोता साधु बाबा को ये बातें सुना करके चला जाता था। क्या? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं। हुआ क्या? उसने रटा नहीं था, कंसेप्ट नहीं किया था। तोता ने इस चीज़ को नहीं देखा, बस खाली रटते चले गए। वो जंगल चला गया और उसने देखा भी कि शिकारी जाल बिछाया हुआ है, उसमें दाना डाला हुआ है और उसमें फंस गया वो। अब फंस भी गया तो फिर भी गाना गा रहा है। क्या गा रहा है? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसको फंसना नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको केवल कंसेप्ट के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो कुछ भी पढ़ो कंसेप्ट से पढ़ो। किस प्रकार से नोट्स बनाओ। कई बच्चे हमसे पूछे हैं, मैडम परीक्षा बहुत नज़दीक है, हम नोट्स कैसे बनाएं? वो तो ठीक उसी प्रकार से है बेटा, जैसे क्या काल आ गया है, जेठ का महीना है, अब कुआं कैसे खोदें वाली बात कर रहे हो आप। कुआं कैसे खोदे, कैसे उसमें पानी आएगा? तो आपको तैयारी मैं पहले से कह रही हूँ कि परीक्षाएं होती हैं, टीजीटी की, पीजीटी की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, जीआईसी की, एलटी ग्रेड की, नर्सिंग की, हर चीज़ की परीक्षाएं समय पर होंगी। सरकार का ये दायित्व है कि वो परीक्षा कराती हैं। अब कब कराएंगी, ये सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है। हम अपने पार्ट का काम देखेंगे कि हमारा कौन सा काम है जो हम अच्छे तरीके से करें। आपके अच्छे तरीके से क्या करना है? तैयारी करना है। तैयारी करने के लिए आपके पास साल भर समय था। जिन बच्चों को पिछले साल टीजीटी पीजीटी नहीं हुआ, उनके लिए समय था या नहीं था? मैं साल भर से आपको पढ़ा रही थी, नहीं पढ़ा रही थी? तो नोट्स कैसे बनाएंगे, इसके लिए सबसे पहले एक काम करो कि आप सिलेबस अच्छे तरीके से तैयार करो। सिलेबस आपको रटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल स्मरण होना चाहिए, फिंगर टिप्स पर। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपका अपना नाम, आपका अपने बच्चे का नाम, आपको अपने पिता का नाम मालूम रहता है, आपको अपने घर का पता मालूम रहता है, आप नहीं भूलते हो, उसी प्रकार से सिलेबस आपको, पहला काम है सिलेबस एकदम स्मरण होना चाहिए। सिलेबस में जो टॉपिक है, उस टॉपिक की हेडिंग वो भी आपको पता होना चाहिए। और उसमें जो पढ़ते जाओगे तो हेडिंग के बाद आता है सब हेडिंग में भी आता है और सब हेडिंग। तो जो आपको इम्पॉर्टेंट लगता है वो करते चले जाओ। जैसे मान लो नील ही है, आज हम नील की एग्जाम्पल बता रहे हैं, नील के माध्यम से बता रहे हैं कि कौन सा नील बेस्ट है। नील कितने प्रकार के हैं? हमने 4 प्रकार के पढ़े हैं। कौन सा? इंडिगो, प्रूशियन और क्या पढ़ा? एनिलिन, अल्ट्रामेराइन। अब हमने 4 प्रकार के नील पढ़ा, एक पन्ने में लिया, 4 नील ऊपर लिख दिया, प्रकार कितने हुए? 4। अब हमको पूरी गीत कथा नहीं लिखनी है उसमें, है ना? गीत कथा हमको नहीं लिखनी है, हमें क्या लिखना है? इंडिगो कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से। नील कहाँ से प्राप्त होता है? पत्तियों से। जो पत्तियों से जो कुछ प्राप्त होगा, याद रखो, जो कुछ पत्तियों से प्राप्त होगा उसमें वो चमक नहीं आएगी, मंद रहेगा चमक में, क्योंकि प्राकृतिक चीज से प्राप्त होता है। कपास देखो ना, कपास का रेशा में चमक है ज़्यादा? नहीं है।
चमक लाने के लिए उसको एक प्रोसेस करना पड़ता है, मर्सराइज्ड प्रोसेस, चमक लाने के लिए करना पड़ता है ना, नहीं है उसमें चमक। इसी प्रकार से आपको याद करने का एक तरीका रखो कि इंडिगो जो है प्राकृतिक पेड़ पौधों से प्राप्त हुआ है, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त हुआ है, तो उसमें उतनी चमक नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बेस्ट यूज तो नहीं हुआ ना। उसके कण भी पानी में, नील कौन सा अच्छा होता है? वो नील अच्छा होता है जो पानी में जिसके कण अच्छी तरह से घुल जाते हैं, तभी कपड़े में समान तरह से वो फैलते हैं, उज्ज्वलता लाते हैं। नील का क्या काम है? ब्राइटनेस लाना, उज्ज्वलता लाना। सफ़ेद कपड़े में बराबर साबुन का या सोडा से या हम सरफ से साफ करते हैं तो इसमें एक फिल्म जम जाता है। उस फिल्म को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? नील लगाते हैं। नील लगाने से वाइटनेस आ जाती है, उज्ज्वलता आ जाता है और कपड़ा में बिल्कुल चमक आ जाती है, नयापन आ जाता है, पहनने का भी मज़ा आता है। वो कपड़ा जो जिसमें कि मतलब कि आपने साफ़ किया है, अच्छा भी लग रहा है, सफ़ेद है, लेकिन वो मटमैला हो गया है, उसको पहन करके आपको जाने का कहीं मन नहीं करेगा। पहला काम रहेगा कि इस कपड़े को, हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम क्या अच्छा सा ड्रेस पहन के जाते हैं ना? क्यों पहनते अच्छा सा ड्रेस? क्यों हम क्या खाए हैं, आज हमने क्या खाया है आपको पता नहीं चल रहा है कि मैंने रोटी खाई, कि दाल खाई, कि हलवा खाई, कि पूड़ी खाई, कि हमने कचौरी खाया, कुछ पता नहीं आपको। लेकिन हम क्या पहने हैं, हमारा ड्रेस कैसा है, हमारा दुपट्टा कैसा है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है। साफ सुथरा ड्रेस, भले कपड़ा फटा हुआ हो, भले कपड़ा कम पैसे वाला हो, जरूरी नहीं कि महंगे दाम के कपड़ा पहने, लेकिन जो भी पहने उसको साफ सुथरा और सलीकेदार पहने। तो सलीकेदार के लिए, कपड़ा लाने के लिए आपको सफ़ेद कपड़ा अगर आपके पास है, आपने उसको नील डाला है, तो नील ऐसा होना चाहिए जो कपड़े में उज्ज्वलता लाए। तो इंडिगो बेस्ट नील नहीं होगा। ठीक है ना, समझ गए? दूसरा आपका मैंने क्या बताया? अल्ट्रा मेराइन, यही था ना? अल्ट्रामाइन, अल्ट्रा मेराइन है ना, यही नील है ना, अल्ट्रा। इसमें क्या कमी है? ये क्या है? मिनरल सब्सटेंस है अल्ट्रा मेराइन। इसे बनाते हैं सोडा से, सोडियम सल्फेट से, चारकोल से और विशेष प्रकार की मिट्टी से। क्या है इसमें? चारकोल मतलब कोयला, विशेष प्रकार की मिट्टी, सोडियम सल्फेट और सोडा, इनके मिलाने से ये नील बना है। आप इसका उपयोग निर्भय होकर के कर सकते हो, क्षारीय माध्यम में भी इसका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक कमी इसकी है कि इसका जो पार्टिकल है, जो कण है, वो पानी में नहीं घुलता है। क्या होता है? पानी में घुलता नहीं है। जब पानी में नहीं घुलेगा इसका कण, तो कपड़े में जब आप डालोगे तो कहीं नील लगेगा, कहीं नील नहीं लगेगा, चित्तीदार हो जाएगा सूखने पर। आप देखते हो ना, जैसे मेरे पास भी एक नील का जो आजकल आता है ना, बिल्कुल अल्ट्रा शीशी वाला, 2 ड्रॉप डालो तो बढ़िया हो जाता है, सॉल्यूशन वाला। दूसरी भी नील होती है जिसको हम पानी में डालते हैं, और सफ़ेद सलवार होती है, तो जगह जगह से कहीं ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है। तो अल्ट्रा मेराइन नील भी सही नहीं है। तीसरा आता है आपका पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू में क्या है? जल में सहजता से ये भी नहीं घुलता है। ये होता है आयरन सल्फेट और पोटेशियम फेरोसाइनाइड का मिश्रण। आयरन मतलब लोहा, और फेरोसाइनाइड का मिश्रण। तो एक तो घुलता कण है इसका बड़ी मुश्किल से जल में, एक आध कण रह भी जाता है, तो जहाँ रहेगा वहाँ पर वस्त्र को उज्ज्वलता नहीं लाएगा और चित्तीदार बना देगा। और तीसरा क्या काम है इसका कि जब आयरन करोगे कपड़ा को, आपने सूती कपड़े पर प्रेस किया, या शर्ट पर आपने नील डाला, या सलवार पर डाला, या आपने कुर्ती पर डाला, जो भी सफ़ेद कपड़े पर आपने नील डाला, और जब उसको प्रेस करोगे तो लोहा के कारण, गर्म लोहा संपर्क में आकर के ब्राउन कलर छोड़ देगा, उज्ज्वलता नहीं आई ना। तो आपके कौन सी? इंडिगो नील भी काम की नहीं है, अल्ट्रा मेराइन नील भी काम की नहीं है, पर्शियन ब्लू भी काम की। अब चौथा ऑप्शन था आपके पास एनिलीन। किसी बच्चे के दिमाग एनिलीन पर नहीं गया। एनिलीन क्या है? कोलतार डाई से बनता है, और सबसे बड़ी इसकी खूबी क्या है? ये जल में घुलनशील होता है। तो बेस्ट कौन सा हुआ? जो जल में घुलेगा। जो जल में घुलेगा तो वस्त्र में समान रूप से चढ़ेगा, और जब वस्त्र में समान रूप से चढ़ेगा तो उसको चाहे प्रेस करोगे या कुछ भी करोगे तो नवीनता आएगी, चमक आएगी। तो आपका बेस्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? बेस्ट ऑप्शन कौन सा हुआ आपका? है ना, एनिलीन डाई। उसमें ऑप्शन क्या है? एनिलीन डाई। अगर ये तीनों रहता है ना ऑप्शन, एनिलीन डाई चलो मार दो गोली, नहीं है। उसमें है क्या?
इंडिगो, अल्ट्रामेराइन, पर्शियन ब्लू। और सबसे अच्छा कौन सा नील है? तो क्या, और चौथा ऑप्शन इसमें कोई नहीं, कोई नहीं, तो चौथा ऑप्शन कोई नहीं में आएगा, क्योंकि तीनों में कोई न कोई कमी तो है। पर्शियन ब्लू में जब इस्त्री करेंगे तो ब्राउन कलर छोड़ देगा, धब्बे छोड़ देगा। अल्ट्रामेराइन में क्या करेगा? चित्तीदार हो जाएगा। इंडिगो आपका मंद रूप देगा, उज्ज्वलता नहीं आएगी। समझ आ गए? एक लड़की ने मुझसे पूछा कि मैडम प्योर लिक्विड डाइट क्या होता है? प्योर लिक्विड डाइट, बेटा लिक्विड डाइट किसको कहते हैं? जो आर पार दिखाई दे। अब आप सोचो कौन कौन से आर पार दिखाई देने वाला चीज़ है? चाय, चाय में अगर हम दूध डाल देते हैं आर पार दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना। तो चाय अगर दूध डला हुआ है तो प्योर क्लियर डाइट नहीं है। लेकिन अगर वही चाय नींबू डाल के बनाया गया है, या वो चाय आपके दूध डाल के बिना दूध का बनाया हुआ है, तो क्लियर डाइट में आएगा। दूध आपका क्लियर डाइट में नहीं आएगा, क्लियर लिक्विड में दूध नहीं आएगा। दूध ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, दही ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। सूप, कौन सा सूप? क्लियर सूप। जैसे टमाटर है, पालक है, उसको आपने काट करके केवल अगर ऊपर का पानी आपने यूज किया है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, कौन सी डिग्री टेम्परेचर पर? 75-80 डिग्री टेम्परेचर पर अगर आर पार दिखाई देता है, तब आप समझ लो कि वो क्लियर डाइट है, क्लियर लिक्विड डाइट है। समझ गए? दोनों बातें समझ में आ गई? तो कंसेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, पहला काम है। कंसेप्ट जब तक आप समझोगे नहीं, अब मान लो कि टी है, तो टी कैसा है? क्लियर डाइट है। कब? जब दूध नहीं है तब। फलों का रस, जैसे संतरा का रस है, मौसम्बी का रस है, तो जो रस जिसमें बिल्कुल फल का पल्प नहीं है, गूदा नहीं है, क्लियर डाइट में आएगा, है ना। अब मान लो दाल का पानी है, तो दाल के पानी में बिल्कुल, अगर दाल का बिल्कुल ऊपर का पानी लेते हो तब पर भी वो क्लियर डाइट में, बिल्कुल देख लो, देखने से पता चल जाएगा कि उसमें दाल के अगर कण हैं तो क्लियर डाइट में वो नहीं आएगा। फलों के रस बिल्कुल क्लियर है, अगर उसमें पल्प नहीं है तब क्लियर डाइट में आएगा। सूप, अगर वो बिल्कुल ऊपर का है, टमाटर का सूप है, जैसे हमने टमाटर को धोया और बिना काटे हुए उसको पानी में हमने उबाल दिया, तो उसके जो रस निकले वो क्लियर डाइट में आएगा। इसी प्रकार से नींबू का शिकंजी क्लियर डाइट, क्लियर लिक्विड डाइट में आएगा। समझ गए? प्योर लिक्विड डाइट क्या है? जब उसमें पल्प डाल देते हो, जब उसमें कोई और चीज़ डाल देते हो, या क्रीम डाल देते हो, या दूध डाल देते हो, तो वो प्योर लिक्विड डाइट नहीं होगा। तो कंसेप्ट से अगर चीज़ों को पढ़ोगे तो याद रहेगा, कंसेप्ट से चीज़ों को नहीं पढ़ोगे, रटोगे, याद नहीं रहेगा। जैसे कल मैंने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया, क्या बताया? टेस्टिस है, टेस्टिस बाहर की ओर क्यों लटका हुआ रहता है? सोचो जरा सा, पढ़ो जरा सा, पता चला कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है सेंसिटिव होता है, वो ज़्यादा टेम्परेचर पर नहीं होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उस स्थिति में स्पर्म नहीं बनेगा, और जो ऑफस्प्रिंग, जो हम प्रजनन की क्षमता है, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि केवल फीमेल का ओवम से प्रजनन क्रिया नहीं होगी जब तक कि फीमेल का ओवम और पुरुष का, मेल का स्पर्म दोनों का अगर मिलन नहीं हो जाए, दोनों का मिलने से जब विभेजित हो जाता है, तब उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, और जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी तभी समझो कि क्या होगा? निषेचन होगा, है ना। फर्टिलाइजेशन हिंदी में इसको निषेचन बोलते हैं, और गर्भ ठहरना होता है, जिसको गर्भ रोपण भी कहते हैं, गर्भ ठहरना भी कहते हैं। गर्भ ठहर गया मतलब, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम जो कह रहे हैं आपको कि कोई भी नोट्स बनाओ तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पूरी मोटी किताब आप एक बार में नहीं पढ़ सकते हो, जब आपके पास टाइम है तो पूरी किताबें पढ़ो, उसका कंसेप्ट देख लो, कंसेप्ट किस बेस पर काम करता है, उसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझ लो, आपको याद हो जाएगा। रटोगे भूल जाओगे, रटोगे तो भूल जाओगे, कंसेप्ट रखोगे याद हो जाएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कुछ याद करने जैसे हैं, जिसे याद करना ही करना है। मान लो ICDS कब शुरू हुआ, डोकरा प्रोग्राम कब शुरू हुआ, IADP का कार्यक्रम कब शुरू हुआ, यूनिसेफ की शुरुआत कब हुई, WHO की शुरुआत कब हुई, है ना।
केयर की शुरुआत कब हुई, ये सब चीज़ रटने का है। तो उसमें आपके परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, सदस्य के नहीं तो आपके घर में आपके हाथ की 5-10 अंगुलियाँ हैं, सबके नाम अलग रख दो। एक WHO का नाम रख दो, एक यूनिसेफ रख दो, एक को केयर रख दो, है ना। और जब तक आपका नहीं होता है तब तक आप इसी तरह से रटते चले जाओ। उंगलियों में भी 3-3 पोर है, सबका नाम अलग अलग रख दो, सबके ईयर अलग रख दो। और सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है कि छोटा सा पर्ची में या बड़ा सा एक चार्ट पेपर में लिख करके अपने घर में टांग दो। आते जाते देखते रहो, ब्रश करते हुए देखते हो, रोटी पकाते हुए देखते रहो, है ना। कहीं भी इवन आप फ्रिज में भी टांग सकते हो, कहीं भी जहाँ आपके घर में इतनी जगह तो रहती है कि एक छोटा सा चार्ट पेपर या छोटा सा पेपर टांगा जा सके। बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो। काम करते हो छोटा सा पुर्ची बना करके अपने ब्लाउज में रख लो, पर्स में रख लो, कहीं भी रख लो, तकिया के नीचे रख लो, सोते सोते भी देख लो, आपको याद हो जाएगा। तो कंसेप्ट से अपन पढ़ेंगे याद रहेगा, कंसेप्ट से नहीं पढ़ेंगे तो याद नहीं रहेगा। तो मैंने दो जो क्वेरी आपकी थी, उन दोनों क्वेरी को मैंने आपको बता दिया कि कौन सा प्योर लिक्विडाइट है, कौन सा प्योर लिक्विडाइट नहीं है। आप पहले जो क्वेश्चन आता है उसका पहले ऊपर वाला पार्ट पढ़ो और फिर नीचे वाला उसका स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट में मैंने ऑलवेज कहा है कि 2 ऑप्शन आपको कन्फ्यूजिंग होगा, 2 ऑलवेज कन्फ्यूजिंग होगा। पेपर सेटर कुछ क्वेश्चंस को कन्फ्यूज कराने के लिए एक जैसे बिल्कुल सिमिलर मिलता जुलता बना देते हैं। अब आप जरा सी में कन्फ्यूज हो जाते हो कि है क्या, क्योंकि अगर कन्फ्यूज कराने के लिए नहीं बनाएंगे तो फिर आप सब करेक्ट कर दोगे और सिलेक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वो इस तरह के पेपर सेटिंग करते हैं। तो आपको समझ में आ गई बात। चलिए, अब मैंने आपको किस तरह से पढ़ाई करें, कैसे हम नोट्स बनाएं, कैसे हम अपने कंसेप्ट को क्लियर करें, इसके बारे में डिटेल्स आपको बताया है। अब मैं आपको, कुछ बच्चों ने कहा मैडम हमें ऊल पढ़ा दीजिएगा। ऊल पर कुछ क्वेश्चंस ऊल को मैंने बताया हुआ है, आज मैं ऊल के बारे में बताऊंगी। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं ऊल के बारे में बताती हूँ।